अब इस चैप्टर में आगे आता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स दरअसल में कंप्लीट एक्सप्रेशन ये है, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ना उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स की बड़ी चर्चा हमने कर लिया पहले चैप्टर में, पहले यूनिट में। अब टाइम है कि मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा की जाए। कहने का मतलब लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला पोर्शन जो है ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैं इसको अलग करके लिख रहा हूं, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब आप देख सकते हैं कि इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और याद रहे ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के मोशन से नहीं बना है, इट इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है V क्रॉस B, V इधर की तरफ, B अंदर की तरफ, तो राइट हैंड रूल कहता है V क्रॉस B, यानी थंब का डायरेक्शन Fm का डायरेक्शन दे रहा है, यानी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है। तो जो चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा था और उसको सडनली इधर खींचा जा रहा है, तो ये तो गोल घूमना शुरू हो जाएगा। तो लॉरेंज फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स अ सेंटर, Lorentz force will always act towards a center, hence Lorentz force is a centripetal force। इस Lorentz force के बदले में mv स्क्वायर अपॉन r लिख देता हूं, और v और b वैसे भी यहां परपेंडिकुलर है, v इधर है, b अंदर की तरफ है, तो ये फॉर्मूला qvb की जगह बन जाएगा mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू qvb, यानी ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो V दोनों तरफ से कैंसल हो जाता है, यू गेट क्यू बी आर बाय एम। नाउ स्पीड, एक सर्कल में घूमने के टाइम को t मान लें हम, यानी एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी से, उसका स्पीड v है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्टेंस है 2 पाई r और टाइम लगा t, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि r से कट गया और 1 बाई टी की वैल्यू आ जाती है qb बाई 2 पाई m। आप जानते हैं 1 बाई टी इज ऑल्सो बेटर नोन एज cyclotron frequency, the frequency with which the charged particle moves on a circular track in a magnetic field setup like this. Next, Lorentz magnetic force के बाद इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जरा सा मॉडिफिकेशन देखिए, Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी एक्सटर्नल, ये वो फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी देखा। अब इमेजिन करिए देयर इज अ करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और करंट कैरिंग वायर है। अब करंट कैरिंग वायर मतलब क्या? इट इज कैरिंग चार्जेस। सो चार्ज की कुछ तो वेलोसिटी होगी अप्रोक्सीमेटली। यदि हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट तरीका अपनाएं या यूं को डायमेंशनल तरीका अपनाएं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इन गोइंग और इन मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस L, suppose the charge takes time delta t, तो speed can be written as L by delta t। हालांकि ये बड़ा फ्लिम्जी सा डिराइवेशन है, बट आप मोटे तौर पर रियलाइज कर सकते हैं। तो v की जगह हमने लिखा L by delta t। हम क्या करते हैं, इस डेल्टा t को q के नीचे खिसका लेते हैं, तो q by delta t हो जाता है करंट, q by delta t हो जाता है करंट, यानी आप यहां लिख सकते हो करंट
इंटू एल क्रॉस बी एक्सटर्नल। ये चार्ज की फ्लो की वजह से करंट है। सो अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला लॉरेंज फोर्स का करंट के टर्म्स में आ गया है। देखिए, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, देखिए मैं बार बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये करंट जो है, जो करंट फ्लो कर रहा है, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड पहले से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड है किसी अन्य वजह से। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं, इसी इंटरैक्टिव फोर्स का नाम है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये रहा लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, जो इससे निकल के ही आया है, बट अब हम इसको इस रूप में याद रखेंगे। Fm, that is the Lorentz magnetic force, is I L cross B external. Now L is a long current, B external like this. So thumb is giving the direction of Lorentz magnetic force. इसको याद रखने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये आपने 10th क्लास में अक्सर किया होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि लेट द फोर फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड पॉइंट अलोंग द फील्ड, और फील्ड है अंदर की तरफ, सेंट्रल फिंगर इज अलोंग द करंट, देन थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर और से द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब यहां पर इसका स्टेटमेंट जो हम टेक्निकली दें तो कैसे दें? हम कहेंगे स्ट्रेच द फोर फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड in such a way that forefinger points along the direction of field, central finger points along the direction of current, then thumb gives the direction in which the conductor will experience the force. So Fleming's left hand rule is very handy at times. इसको भी याद रख लेना अच्छा रहता है। It is an aid to memory, a good aid to memory. Next, torque on a current loop placed in an external magnetic field. अब देखिए, मान लीजिए इस बोर्ड में, बोर्ड के अलोंग ही है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक लूप है हमारे पास विच इज कैरिंग अ करंट। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अभी अभी हमने पढ़ा है, तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, तो लो फोर फिंगर उधर की तरफ, करंट जो है इस ब्रांच में, ए बी ब्रांच में करंट है ऊपर की तरफ, तो लो ऊपर की तरफ, सेंट्रल फिंगर मैंने कर दिया। सो थंब इज गोइंग इनवर्ड, यानी कहने का मतलब कि इस पर जो फोर्स लगेगा, पोर्शन ए बी पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। नाउ पर्सन सी, ये जो सी डी पोर्शन है इसको देखिए आप ध्यान से, इस पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर के अलोंग, सेंट्रल फिंगर नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है करंट का डायरेक्शन। सो थंब विल बी कमिंग आउट, दैट मींस ये जो लूप है, पहली बात, इस लूप पर, लूप के इस हिस्से पर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, और इस हिस्से पे लग रहा है बाहर की तरफ। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक एज पर लगे अंदर की तरफ और दूसरी एज पर लगे बाहर की तरफ, ऑब्वियसली वो रोटेट करेगा, तो इसमें एक रोटेशनल टेंडेंसी या टॉर्क प्रोड्यूस होगा। हां, ये जो पोर्शन ये वाला है B to C, इस पर फोर्स नहीं लगेगा, कारण कि लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो L क्रॉस B जब लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो फोर्स उस पर भी नहीं लगेगा, फोर्स इस पर भी नहीं लगेगा, तो इन दोनों पे फोर्सेस नहीं लगेंगे, और इन दोनों पे जो फोर्स लगेंगे वो लगेंगे एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल मतलब इधर वाले एज पे अंदर की तरफ, इधर वाले एज पे बाहर की तरफ, तो वो रोटेट कर जाएगा। वही रोटेशन जो है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द टॉर्क, यानी उस एक टॉर्क जिसका हम फॉर्मूला डिराइव करने पर आता है हमारे पास, टाउ इक्वल टू m क्रॉस b एक्सटर्नल। अब इस लूप को क्लॉकवाइज करंट वाला लूप हम देख रहे हैं, तो चलिए क्लॉकवाइज करंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की तरफ।
तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों पता हो तो टॉर्क का डायरेक्शन हमको पता लग जाता है। क्या कह रहा है ये? m क्रॉस b एक्सटर्नल। सो m है अंदर की तरफ, b एक्सटर्नल उधर की तरफ, सो थंब इज गोइंग डाउन, यानी टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। अब आप सोचिए, यदि इस लूप पर टॉर्क नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। नाउ इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली। अब आप देख सकते हैं यहां पे स्पष्ट कि वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट। उसमें एक कॉइल है जिसके दो टर्मिनल्स है। ऑफ कोर्स कॉइल बनाया गया होगा तो एक सिंगल वायर, इंसुलेटेड वायर को कॉइल के रूप में बनाया गया होगा, तो उसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल बाहर है, और ये कॉइल बीच में सस्पेंडेड है फ्रॉम अ फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, इलास्टिक वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड जो इन मैग्नेट्स की वजह से है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पर भी टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करेगा। अब इसके साथ हमने एक पॉइंटर अटैच कर दिया है, तो जैसे ये रोटेट करेगा तो वो पॉइंटर भी अपना जगह बदलेगा, यानी डिफ्लेक्शन हम थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और वो जो वायर जिससे हमने सस्पेंड किया है इस कॉइल को फ्रीली, वो उसका प्रॉपर्टी है सी, यानी एक यूनिट एंगल से ट्विस्ट देने पर उसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इलास्टिक टॉर्क। एक्चुअली यहां पर सेटअप ऐसा बनाया गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से जो इस कॉइल पर टॉर्क लग रहा है, उसके उलट डायरेक्शन में इलास्टिसिटी वाला टॉर्क है। यानी करंट की वजह से ये ऐसे घूमना चाहता है तो इलास्टिसिटी उसको रोकना चाहता है। तो जहां दोनों बैलेंस में आ गए, जहां दोनों इक्वल हो गए, वहां वो रुक जाता है, सेटल हो जाता है। तो एम बी, अब करंट की वजह से जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, m क्रॉस b। अब m और b यदि मान लीजिए परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो आप लिख सकते हैं mb इक्वल टू c टाइम्स थीटा। अब ये c टाइम्स थीटा, ये इलास्टिसिटी वाला जो वायर है, ये उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉर्क है। नाउ एट इक्विलिब्रियम दिस इज गोइंग टू हैपन, यही होगा। अब m की जगह हमने लिखा NIA, और आई आप आइसोलेट करिए तो यहां C बाय NAB, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी यही है प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट द सेटअप हैज बीन मेड इन सच अ वे दैट द डिफ्लेक्शन is directly proportional to the current. Larger the current, larger the deflection. Thank you.